जरा सोचिए, एक तरफ एक ऐसा साम्राज्य है जो झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं, और दूसरी तरफ एक पूरा राष्ट्र जो शांति से विद्रोह कर रहा है। अब इसी टकराव के बीच 1931 में एक ऐसा समझौता होता है जो भारत की आज़ादी की लड़ाई का रुख ही बदल देता है। जी हाँ, आज हम गांधी-इरविन पैक्ट को ही समझने वाले हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब सड़कों पर क्रांति चल रही हो तो बातचीत की मेज तक कैसे पहुंचा जाए? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये वो तनाव है जो 1930 के दशक के भारत के दिल में बसा हुआ था। देखिए, इस समझौते को समझने के लिए हमें पहले उस संकट को समझना होगा जिसने इसे जन्म दिया। वो माहौल जिसने ब्रिटिश राज को बातचीत के लिए मजबूर कर दिया था। एक देशव्यापी विरोध। हुआ ये कि गांधी जी ने एक आवाज दी और सविनय अवज्ञा आंदोलन ने, आप कह सकते हैं, पूरे ब्रिटिश भारत को थाम कर रख दिया। मशहूर दांडी मार्च से लेकर हर गली नुक्कड़ पर विदेशी कपड़ों के बहिष्कार तक, ये एक ऐसा शांतिपूर्ण विद्रोह था जिसने साम्राज्य की नींव तक हिला दी थी, और इसी वजह से एक राजनीतिक गतिरोध पैदा हो गया। अब इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए इतिहास ने दो ऐसे किरदारों को आमने सामने ला खड़ा किया जिनकी मुलाकात की उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। एक तरफ थे महात्मा गांधी और दूसरी तरफ साम्राज्य के प्रतिनिधि वाइसरॉय लॉर्ड इरविन। और फिर 5 मार्च 1931 को इतिहास रचा गया। देखिए, गांधी-इरविन पैक्ट सिर्फ एक कागजी समझौता नहीं था, ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली बयान था। एक तरफ महात्मा गांधी थे, जो भारतीय लोगों की आवाज थे, और दूसरी तरफ लॉर्ड इरविन, जो ब्रिटिश साम्राज्य का चेहरा थे, और दोनों बराबरी पर बातचीत कर रहे थे। मकसद एकदम साफ था, देश में जो आंदोलन चल रहा है उसे रोका जाए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बातचीत के लिए तैयार किया जाए। तो आखिर इस ऐतिहासिक समझौते में था क्या? इसकी शर्तें क्या थीं? असल में ये एक तरह का लेन देन था, जहां दोनों ही पक्षों को कुछ खोना था और कुछ पाना था। यहाँ पर इस समझौते का सार है। कांग्रेस इस बात पर राजी हुई कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक देगी, और बदले में ब्रिटिश सरकार ने हजारों राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को इजाजत देने का वादा किया। चलिए, इन शर्तों पर जरा और गौर करते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात थी हजारों अहिंसक राजनीतिक कैदियों की रिहाई। ये एक बहुत बड़ी मानवीय और राजनीतिक जीत थी। पर यहीं पर एक पेंच था। ये जो अहिंसक शब्द था ना, इस पर बहुत बड़ा विवाद हुआ, क्योंकि इसकी वजह से भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी बातचीत के इस दायरे से बाहर हो गए, जो उस वक्त एक बहुत बड़ा भावनात्मक मुद्दा था। खैर, इसके अलावा नमक कानून में भी एक बड़ी रियायत मिली। जो तटिया गांव थे, उन्हें अब अपने इस्तेमाल के लिए नमक बनाने का हक था। शांतिपूर्ण धरने को भी लीगल मान लिया गया, और किसानों की जब्त की गई जमीनें वापस करने का भी वादा किया गया। लेकिन इस समझौते की अहमियत सिर्फ इसकी शर्तों तक ही सीमित नहीं थी। ये बस एक छोटा सा ब्रेक नहीं था, इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। असल में इस समझौते का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली असर इसकी शर्तों में नहीं, बल्कि इसके प्रतीक में छिपा था, इसके सिंबॉलिज्म में। इतिहास में पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ बराबरी के स्तर पर बैठकर बात करनी पड़ी। ये एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक जीत थी। इसने कांग्रेस को भारत के भविष्य के लिए एक ऐसी राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित कर दिया जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे इस एक समझौते ने आने वाली घटनाओं की नींव रखी। 1931 के इस पैक्ट ने ही कांग्रेस के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने का रास्ता खोला। हाँ, ये बात अलग है कि वो बातचीत कामयाब नहीं हुई, लेकिन इसने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का आधार जरूर तैयार किया, जिससे भारतीयों को शासन में पहले से ज्यादा अधिकार मिले। तो हम इस चर्चा को इसी सवाल पर खत्म करते हैं, क्या गांधी-इरविन पैक्ट आज़ादी की लड़ाई में सिर्फ एक छोटा सा ठहराव था, या फिर ये वो पल था जब बातचीत की ताकत विरोध की ताकत के बराबर आकर खड़ी हो गई थी? इतिहास हमें यही दिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी क्रांतियां बातचीत की मेज पर ही होती